हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विथ एचएस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे इसके पब्लिकेशन के। तो मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। 12वें प्रैक्टिस सेट के हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक मैथ का था, एक जीके का था। मैथ के 2 या 3 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको और साइंस को आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग कितने नंबर तक रह गए थे देख लेते हैं। हम लोग 9 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। 10वें से हम लोगों को शुरू करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारी रफ, तो मैं यहाँ पे पढ़ता जाऊँगा। ये 8 नंबर तक हो गए थे। नौमा रह गया था क्या? नहीं, 9वां हो गया था शायद, कोई और पेज में बता दिया होगा, सॉरी। तो ये 10वां है, ठीक है। 10वां हम लोग आज शुरू करेंगे। तो 10वां ये बच्चों देख लीजिए, साइन 75 अंश का मान क्या है? साइन 75 अंश का मान, ठीक है। इसको चाहे आप याद कर लीजिएगा, चाहे मतलब सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, सॉल्व करें थोड़ा सही रहता है मेरे हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। साइन 45 अंश प्लस 30 अंश, ठीक है। साइन 45 अंश प्लस 30 अंश मतलब 75 अंश होता है। अब इसको हम सूत्र से खोल देंगे। ये कौन सा सूत्र बनता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, ठीक है। साइन इंटू कॉज बी प्लस कॉज इंटू साइन बी, ये होता है सूत्र। बस इसमें हम मान रख देंगे साइन 45 अंश और इंटू कॉज 30 अंश प्लस कॉज 45 अंश इंटू साइन 30 अंश। समझ में आ रहा है? साइन इंटू कॉज बी प्लस कॉज इंटू साइन बी, ठीक है। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2। साइन 30 अंश का होता है 1/2। इसको बस हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा √3/2√2 और ये आएगा 1/2√2। इसको जब हम लोग सूत्र से मतलब सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 + 1/2√2। ये आ गया हमारा आंसर। तो या तो आप याद कर लीजिएगा, साइन 75 अंश का मान होता है √3 + 1/2√2, या फिर इससे इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? आइए, समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 इतना सिंपल, इधर ही पे हो जाएगा। नहीं, हाँ चलो हो जाएगा, तो बता ही देते हैं इधर ही पे, ठीक है। 11 है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका मान कह रहा है, ये देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। आई होप आप लोगों को सूत्र तो ध्यान ही होगा ना, है? ध्यान है कि नहीं है? ध्यान होगा, बिल्कुल ध्यान होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हमारे एक क्वेश्चन और बचा है, नहीं सॉरी 2 बच्चे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ करेंगे। 1 मिनट, कैमरा थोड़ा मैं सेट कर दूँ। दिख रहा है बच्चों? जूम करना पड़ेगा क्या? हाँ अब ठीक है। ये हम लोग अब चल रहे हैं, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ना बच्चों? ठीक। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। ये हाँ 11 हो गए, 12वां पे चलते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, 12 नंबर। x² - 10x + 25 x² - 10x + 25 के गुणनखंड है। बहुत सिंपल है, के गुणनखंड है। आप लोग लिख लीजिए। अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए नोट्स काम आते हैं हमारे परीक्षा के टाइम पे, ठीक है। जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए 12th की मैथ और इसकी मैथ में होता है अंतर। तो हो सकता है वो लोग भूल गए हों। उनको अगर ये लोग देखिए 15 मिनट निकालने से कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं। इतना तो आप लोग फ़ोन चला के वेस्ट कर देते होंगे, बाकी आपकी इच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 5 पन्ना 25, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, समझ रहे हैं? 5 पन्ना 25, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे -5x - 5x + 25। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x -5 -5 है तो ये x - 5, ठीक है। इसको हम एक कोष्टक में x - 5 लिख लेंगे, एक कोष्टक में x - 5 लिख लेंगे। तो x - 5 बराबर 0, x बराबर 5। यहाँ भी x - 5 बराबर 0, x बराबर 5, ठीक है।
ये आ गया हमारा आंसर। आंसर तो मान लो एक ही आ रहा है, x का मान 5 ही आ रहा हो। जो भी ऑप्शन हो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर ऐसे में ऑप्शन ना हो तो स्क्वायर में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, x-5 का स्क्वायर, ठीक है। बात तो वही है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 जो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, देख लीजिए, थोड़ा मैं बता देता हूँ। किसी समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 720 है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इसको मैं बता दूं, आंतरिक कोणों का योग 720 है, आंतरिक कोणों का योग 720 है तो भुजाओं की वो संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो पहला क्वेश्चन था उसमें आंतरिक कोणों का योग नहीं दिया था, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, योग नहीं दिया था। यहाँ योग दिया है, तो योग का सूत्र अलग होता है, क्या होता है, भुजाओं की संख्या n बराबर, n भुजाओं की संख्या है तो n बराबर है आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग है ये, प्लस 360/180, ये होता है सूत्र। समझ रहे हैं आप लोग, कब, जब कोणों का योग दिया हो, जब कोणों का योग, देखिए आप लोग देखिए, जब कोणों का योग ना दिया हो, जब केवल मतलब कोण दिया हो, सीधा सीधा कोण दिया हो, तो उसका सूत्र होता है 2n-4/n/90। जैसे कि अभी मैंने बताया तो क्वेश्चन में कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर पहला या दूसरा था, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है ना 2n-4/9 × 90। ये कब लगाया है, ये जब कोण दिया था, समबहुभुज का कोण दिया था, योग नहीं दिया था। आप लोग समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ, आयोग समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब योग करे बच्चों, जब योग करे तो हमारा सूत्र ये नहीं लगता है, जब योग कहे तो हमारा सूत्र लगता है आंतरिक कोणों का योग प्लस 360/180। कहाँ गया ये आंतरिक कोणों का योग प्लस 360/180, कब, जब योग दिया हो। और जब योग ना दिया हो तो जो उसका जो कोण का जो मतलब जो भुजाओं की संख्या निकालना, उसका जो सूत्र होता है वो होता है समबहुभुज का कोण बराबर 2n-4/9 × 90, 2n-4/9 × 90, 2n-4/n × 90, सॉरी 2n-4/n × 90, ये होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन में दोनों क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि दोनों, अब आप खुद सोचिए, दोनों एक ही प्रैक्टिस सेट में है, बच्चे दोनों में कंफ्यूजन है, तो 2 नंबर तो गए। एक नंबर में आपकी रैंक, एक नंबर में आप 50 से 60 हज़ार बच्चे मतलब आगे पीछे हो जाते हैं। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ऐसे थोड़ी यार नेवी की नौकरी मिलती है, ठीक है। तो बस अब हम इसको सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। योग दिया होगा, 1 मिनट बच्चों देख लेते हैं। योग दिया है कितना, कहाँ गया, 720, 720 प्लस 360/180, ठीक है। तो ये हमारा जा रहा है, ये कितना जा रहा है, 0 6 तो 8, ये आ रहा है 1080/180, 0 0 कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा 18 छक्का 108, 6, मतलब 6 भुजाएँ हैं, ठीक है। इसका मतलब जो है ये जो समबहुभुज है इसकी 6 भुजाएँ हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। अब हम लोग साइंस की ओर बढ़ने वाले हैं, अब हम लोग साइंस की ओर बढ़ेंगे। और साइंस के लिए मैंने जो है, जैसे कि आप लोग पता है, साइंस के लिए मैं और जीके के लिए लिख कर रखता हूँ, क्योंकि फिर समझाने में सही रहता है। साइंस ऐसा टॉपिक है, समझाना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी अंग है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी अंग है वो है हमारा हृदय। क्योंकि देखिए, हृदय हमारा रियल में काम क्या करता है, हृदय हमारा यही काम करता है कि जो है जितने भी मतलब रक्त होता है ना, उसको हम हृदय पे ही बनाते हैं, हृदय बनाता है। और उसके बाद फेफड़े जो हैं वो मतलब फेफड़े जो है, और हृदय के जो फेफड़े का भाग है वो कार्बन डाइऑक्साइड का दाएं अलिंद में भेजता है और वो निलय में भेजता है। आप लोग समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को छान देता है, ठीक है। तो जो बनाने का काम करता है वो करता है हृदय। और
एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह क्वेश्चन में। रक्त, देखिए रक्त से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें एक पूछ लिया जाता है कि मतलब रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन काम आता है, तो ध्यान रखिए कि विटामिन के काम आते हैं। और जितने भी पॉइंट्स बनते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा हर एक क्वेश्चन में, तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। वैसे इस सॉरी बच्चों, रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी, सॉरी मैं गलत बोल गया, रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी अंग तो हमारा होता है अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो होता है। हृदय, जैसे कि अभी मैंने कहा, देखिए हृदय जो होता है, हृदय हमारा काम क्या करता है, हृदय हमारा ये काम करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को छानता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है हमारे रक्त से, ठीक है। और अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होता है वही हमारे शरीर में रक्त बनाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो है बोन मैरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अस्थि मज्जा। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, पहले बताओ समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो आंसर है वह है अस्थि मज्जा, ठीक है, इसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के भरे गिलास के नीचे से पेपर ग्लास के बिना गिरे झटके से निकाल दिया जाता है, ये न्यूटन किस नियम का पालन करता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो एक पेपर लगा होता है और फिर उसके बाद जब उसे निकालते हैं तो वो निकल आता है, मतलब गिलास गिरे बगैर वो निकल आता है। तो ध्यान रखिए कि ये जो है ये न्यूटन के प्रथम नियम पे आधारित है। किस पे? प्रथम नियम पर, न्यूटन के प्रथम नियम पर। अब न्यूटन का प्रथम नियम है क्या, ये हम जानते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम है क्या, ठीक है, फिर हम जानते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम ये है, कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उसमें बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये है हमारा प्रथम नियम। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, प्रथम नियम किस पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। इससे ये क्वेश्चन बनता है, जड़त्व किसे कहते हैं। तो जड़त्व जो है पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें वह अपनी मतलब स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे कि ये पेन ऐसे रखा है, अरे रुक जा, चलो कोई बात नहीं, ये पर रुक रहा है, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं रुक रहा है, इसका मतलब ये स्थिति परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ये देखो मैं रोकने की क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं रुक रहा है। तो ये इसका मतलब ये जड़ तो अपना दर्शा रहा है कि हाँ हम में है जड़, तो तुम रोक के दिखाओ, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2,8,8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है। साहब सीधी बात, 8 दूनी 16 दूनी 18, 18 किसका होता है बच्चों, बताइए बताइए। क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है। ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है, आर्गन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मायोपिया। पहले तो ये जान लेते हैं मायोपिया होता क्या है। तो मायोपिया जो होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष को भी मायोपिया कहते हैं। इसमें निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो मायोपिया के जो मतलब ये स्टूडेंटों में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। वो लोग फ़ोन वोन चलाते रहते हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, मतलब ठीक है 18-19 साल के, इनमें थोड़ा ज़्यादा ये पाया जाता है। तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गोलीयकार अवतल लेंस, अवतल लेंस। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगले पे चलते हैं। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अधिकतम होगा, ठीक है, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अधिकतम होगा, कब होगा अधिकतम। इसमें देखिए लिफ्ट से भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लिफ्ट से मेन तो बस ये देखिए, नेवी एमआर के सिलेबस में लिफ्ट से बस 2 ही 3 क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह के, कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, बस इसी तरह से। तो ध्यान रखिएगा, जो है अधिकतम तब होता है जब हम लोग ऊपर, ये मान लीजिए लिफ्ट है, इधर आप लोग खड़े हैं, तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा नीचे से कोई धक्का दे रहा है, आप लोगों को लगेगा वजन ऊपर हो रहा है। एग्जाम्पल दूँ मैं, एग्जाम्पल दूँ, जब आप लोग जब कभी भी देखिएगा, कभी एलिवेटर में आप लोग खड़े होइएगा, मतलब कि लिफ्ट में आप लोग खड़े होइएगा, तो जब वो ऊपर जाएगी आप लोगों को लगेगा कि नीचे से कुछ प्रेशर लग रहा है,
इसीलिए हमारा वजन आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा। समझ रहे हैं? ये होता है कब? ऊपर जाने पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखिए बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक विद्युत वाहक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, प्रतिरोध क्या है? तो ध्यान रखिए बच्चों, बहुत सिंपल है। जो P होता है, P बराबर V²/R, एक ये सूत्र होता है। P शक्ति है, V वोल्ट है, मतलब जो है विभव है, R प्रतिरोध है। ठीक है, इससे हम लोगों को प्रतिरोध चाहिए, तो R बराबर V²/P है। अब इस पर हम लोग मान रख लेंगे V², 220 गुणा 220, और P कितना है? 100। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का होता है। तो P शक्ति है, तो वाट मतलब शक्ति कितनी है? 100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 22 का जो वो होता है वर्ग, वो होता है 484। ये आ गया हमारा आंसर। 484 लिखोगे गलत हो जाएगा। 484 ओम। मात्रा के साथ ही क्वेश्चन सही माना जाता है बच्चों। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो ध्यान रखिए बच्चों, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो चुंबकीय आघूर्ण का बच्चों जो मात्रक होता है ना, वो हमारा होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 100 प्रेरकत्व की इकाई है। तो ध्यान रखिए बच्चों, 100 प्रेरकत्व की इकाई है वह हेनरी। 100 प्रेरकत्व हो, 100 प्रेरकत्व हो, या फिर मतलब देखिए, 100 प्रेरण गुणांक की इकाई भी होती है हेनरी, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। 100 प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों की ही हेनरी होती है। ठीक है, अन्योन्य का पिछले सेट में 1-2 क्वेश्चन आए थे, शायद आप लोगों को ध्यान हो तो। सामान्य तापों पर गैसों का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है? तो मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, जो सामान्य ताप होता है ना, सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसमें जो गैसों का जो तापमान होता है वो बच्चों लगभग कुचालक के समान होता है। सामान्य ताप पर कुचालक होती हैं, कुचालक। ताप बढ़ने पर वो अपने मतलब सुचालक होने लगती हैं, सामान्य पे कुचालक ही होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है बच्चों, देखिए 2 मात्रक होते हैं, एक वोल्ट प्रति मीटर, एक न्यूटन प्रति कूलॉम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वोल्ट प्रति मीटर एक ये हो गया, और एक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक है, 2 मात्रक होते हैं, लिख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में हो आप लोग देख लीजिएगा। अगले पे चलते हैं हम। 2 किलो, ये देखिए सीधा सीधा सूत्र दिया है F बराबर ma का, इसमें आप लोग मान रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो है 8 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कैमरा क्वालिटी बेकार है, राइटिंग बेकार है, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब